Hello everyone, welcome to Gurmantra Academy. I hope you all are doing well. I hope you all are doing fine. I am Arpit Chaturvedi and we are on the verge of completing GATE Biochemistry course. So here I am with an important video, here an important class on a great topic like ELISA and RIA. Okay, enzyme linked immunosorbent assay and radio immunoassay. ये टॉपिक्स अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक बार को आप अगर कह भी दो कि चलो रिया से आपको कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन एलाइजा तो ऐसा टॉपिक है जहां से आपको हर बार मतलब ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। और आप इस चीज़ से एकदम बेफिक्र रहो कि हम लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे या प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि बस अपना सिलेबस जब वैसे ही खत्म होगा तो उसके बाद फिर हम लोगों के पास यही काम है, सारे PYQs जितने ज़्यादा हो सकेंगे मुझसे मैं आपको वो सॉल्व करवाऊंगा और फिर हम लोग टेस्ट सीरीज तो अपनी करेंगे ही करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं अपने साथ। इसके साथ साथ एलाइजा और रिया के साथ हम लोग गेट बायोकेमिस्ट्री के कोर्स को वाइंड अप करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग ज़ूलॉजी पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, तो बात करते हैं एलाइजा और रिया के बारे में कि आखिर ये क्या होते हैं, आखिर हमको इसमें क्या देखने को मिलता है, कैसे हैं ये, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या इनकी मदद से हम कर रहे हैं, क्या ये ना होते तो हम करते, कैसे ये यूज़ किए जा रहे हैं। ओके, तो एलाइजा के बारे में शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ये दोनों हैं क्या। तो बेसिकली अगर हम इनका इंट्रोडक्शन करने की कोशिश करें या मैंने जानने की कोशिश करें तो ये दोनों ही इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स का एक पार्ट है, या हम ये कह लें इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स की एक एप्लीकेशन है। इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स क्या होती हैं? इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती हैं या वो प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल्स, जिनको हम लैब्स में यूज करते हैं किसी एक टारगेट मॉलिक्यूल तक को पकड़ने के लिए, या हम ये कह लें किसी एक टारगेट को अचीव करने के लिए, और बेसिक प्रिंसिपल्स उसके पीछे जो हो वो इम्यूनोलॉजी के हो। मतलब इम्यूनोलॉजी बेसिक प्रिंसिपल्स का मतलब क्या हो? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हो, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हो, कुछ वैसे ही मॉलिक्यूल्स वैसे ही ग्लाइकोप्रोटीन्स हम यूज कर रहे हो, है ना। ये सारी चीजें अगर हम यूज कर रहे हैं, इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यूज कर रहे हैं, तब हम कहते हैं कि ये टेक्निक जो हमने यूज करी है ये इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक है। यहाँ पे भी यही होता है, चाहे रेडियो इम्यूनोएसो या रिया हो या एलाइजा हो, दोनों में ही इधर इट इज रिया और एलाइजा, दोनों में ही हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को यूज कर रहे हैं। तो दोनों ही इम्यूनोलॉजी कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रहे हैं और दोनों ही क्या है, हमारे इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स हैं। बेसिकली हमको ये पता है कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक। मतलब मान के चलिए कि अराउंड अगर एक मिक्सचर में 1 बिलियन सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें से भी आपकी एंटीबॉडी जो कि स्पेसिफिकली आपने किसी मॉलिक्यूल के लिए बनाई होगी, या अगर वो स्पेसिफिकली किसी मॉलिक्यूल के लिए होगी तो वो सिर्फ उसी मॉलिक्यूल से बाइंड करेगी और किसी से नहीं। तो आप सोचिए 1 बिलियन मॉलिक्यूल्स में वो आपका मॉलिक्यूल क्या कर पा रहे हैं, अलग कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस हम इसीलिए हम प्रेफरेंस देते हैं एंटीबॉडीज को, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को। क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पेसिफिसिटी हमको देखने को मिलती है, इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी हमको ये देते हैं हमारे इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स में, इसीलिए एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसको हम अलग अलग तरीके से मॉड्यूलेट करके यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एंटीबॉडी हो सकता है मोनोक्लोनल यूज़ कर रहे हो, पॉलीक्लोनल यूज़ कर रहे हो, हम कैसे भी एंटीबॉडी यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी स्पेसिफिकली एलाइजा और रिया में यूज करते हैं। और हमको एंटीजन पहले से पता होना चाहिए कि हाँ इस एंटीबॉडी का ये एंटीजन है ज्यादातर केसेस में। ओके, तो ये हमको देखने को मिल रहा है। एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे, देखेंगे दोनों को हम क्या ऐसा कर रहे हैं, दोनों में क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हमको पता चल रहा है। ओके, तो अगर सबसे पहले शुरू करें एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे से, एलाइजा जिसको हम कह रहे हैं, क्या हमको इसमें ऐसा देखने को मिल रहा है? क्या है एलाइजा? तो जैसे ही इसका फुल फॉर्म देखेंगे एंजाइम लिंक्ड, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड का मतलब है कि अब बात सिर्फ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की नहीं रह गई है, इसके साथ कोई एंजाइम भी फंक्शनल है,
ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा होता है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के साथ साथ एक एंजाइम होता है जो कि एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन से लिंक्ड होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट देते हैं और ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को ब्रेक करके क्रोमोजेनिक प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल है हमारे एलाइजा का। क्रोमोजेनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? क्रोमोजेनिक प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट जो कि क्रोमोजेनिक प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट जो कि हमको डिटेक्टेबल हो, जो हम जिसको हम डिटेक्ट कर सके उसके कलर को देख के या फ्लोरेसेंस को देख के या कुछ ऐसे चेंजेस को देख के। ठीक है, तो एलाइजा जो है हमारी, अगर हम उसको डिफाइन करना चाहें तो एलाइजा इज अ प्लेट बेस्ड एसे technique which is used for detecting and quantifying substances such as peptides, proteins, antibodies and hormones। अगर आप कोई एक मान लीजिए कोई आप एक हमारे से वो लेके आए हो, सीरम लेके आए हो, आप कोई सोल्यूशन लेके आए हो, उसमें ढेर सारे आपको केमिकल्स देखने मिल रहे हैं। हो सकता है आपके पास उसमें पेप्टाइड हो, प्रोटीन हो, एंटीबॉडीज हो, हार्मोन्स हो, कोई भी चीज आप डिटेक्ट करना चाह रहे हो। तो सबसे पहले तो आप ये सोच रहे हो कि इनकी प्रेजेंस है या नहीं, फिर अगर प्रेजेंस है तो कितनी है, अमाउंट क्या है उसका, तो आप वो चीज करना चाह रहे हो। तो आप डिटेक्शन और क्वांटिफिकेशन दोनों ही चीजें एलाइजा को यूज करके कर सकते हो। आप ये भी डिटेक्ट कर सकते हो कि प्रेजेंट है या नहीं, और ये भी जान सकते हो कि अगर प्रेजेंट है तो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ओके, तो होता क्या है कि यहाँ पे आपने सीरम रख दिया अपनी प्लेट में। ठीक है, एक प्लेट है हमारे पास, उस पर हमने अपना सीरम रख दिया, मतलब इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या किया, उस पर जो आपके एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडीज हैं, एफसी पोर्शन पे आपका एंजाइम लगा हुआ है, और आपको पता है एफएबी पोर्शन क्या करता है, एफएबी पोर्शन आपका बाइंड करेगा उस एंटीजन से जाके, तो एफएबी पोर्शन बाइंड कर जाएगा। एफसी पोर्शन पे एंजाइम लगा हुआ है, फिर आप उसमें सबस्ट्रेट दोगे। जब आप सबस्ट्रेट दोगे तो सबस्ट्रेट एक कलर्ड प्रोडक्ट बनाएगा, एक क्रोमोजेनिक प्रोडक्ट बनाएगा, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट बनाएगा। ठीक है, और आपको क्या देखने को मिल जाएगा, कलर, जिससे आप क्या करोगे, आप पहचान जाओगे कि हाँ ये वो चीज है, या हम ये कह लें कि अगर हमारी जो एंटीबॉडी है ये वहां बाइंड कर गई, प्लेट पे रुक गई, इसका मतलब वहां पे एंटीजन था, क्योंकि अगर नहीं होती तो ये एंटीबॉडी वॉश ऑफ हो जाती है ना। तो कौन कौन से एंजाइम हम मेजरली यूज करते हैं? हम यूज करते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेस, हम यूज करते हैं हॉर्श रेडिस पेरोक्सिडेस, हम यूज करते हैं बीटा गैलेक्टोसिडेस। ठीक है, आप सभी लोगों ने ब्लू व्हाइट कॉलोनी स्क्रीनिंग पढ़ी होगी, जिसमें हम बीटा गैलेक्टोसिडेस को यूज करते हैं अपने मतलब इस पर सबस्ट्रेट देके। ओके, तो ब्लू व्हाइट कॉलोनी जैसे बनाते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, है ना। और ये चीज हमको देखने को मिल रही है। अगर हम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट की बात करेंगे, कौन से सबस्ट्रेट है, जो कि पूछ लिया जाता है आपको मैच दी फॉलोइंग करके कि इनमें से सबस्ट्रेट कौन, तो ऑर्थोफिनाइल डाइअमीन डाइहाइड्रोक्लोराइड, ये हमको देखने को मिल रहा है सबस्ट्रेट फॉर पेरोक्सिडेज। ऑर्थोफिनाइल डाइअमीन डाइहाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, ये हमारा सबस्ट्रेट है पेरोक्सिडेज एंजाइम के लिए। ठीक है, पैरानाइट्रोफेनिल फॉस्फेट, ये हमको देखने को मिल रहा है एल्कलाइन फॉस्फेटेज के लिए। पैरानाइट्रोफेनिल फॉस्फेट, ये हमको देखने मिल रहा है एल्कलाइन फॉस्फेट के लिए। और उसके बाद आपको पता ही है कि हम बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए एक्सकेल यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के हमको जो सबस्ट्रेट है वो देखने को मिल रहे हैं, जो कि कन्वर्ट होके क्या करते हैं, कलर देते हैं या हमको पहचानने में मदद करते हैं। ओके, एलाइजा जो है ये 1971 में यूनिवर्सिटी ऑफ स्वीडन स्टॉकहोम में जो हमारे साइंटिस्ट थे पीटर पर्लमैन और ईवा एंगवल, इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। ओके, सबसे पहले। उसके बाद इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, जैसे पीसीआर है उसके कई सारे वेरिएंट्स होते हैं, ऐसे ही इसके भी कई सारे वेरिएंट्स आए, जिसमें कुछ वेरिएंट्स जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो प्रिंसिपल हमको पता चल चुका है, अभी हमको प्रिंसिपल के बारे में पता चला कि क्या है प्रिंसिपल एलाइजा का। प्रिंसिपल हमको ऐसा पता चल रहा है कि एक हमारे पास पॉलीस्टाइरीन प्लेट है 96 वेल्स की, जैसे हम लोग यूज कर रहे थे माइक्रोवेव में। ठीक है, तो 96 वेल्स की ऐसे प्लेट है। इस प्लेट में हम एंटीबॉडी भी लिंक कर सकते हैं, इस प्लेट में हम डायरेक्ट एंटीजन भी लिंक कर सकते हैं। अगर हम एंटीबॉडी डिटेक्ट करना चाह रहे हैं सीरम में, तो हम इस पे
एंटीजन लिंक करेंगे, और अगर हम एंटीजन लिंक करना चाह रहे हैं तो हम इस पे एंटीबॉडी लिंक करेंगे। ओके, तो जैसा हमारे एक्सपेरिमेंट का मतलब प्रोटोकॉल होगा, जैसा हमारा एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करना चाह रहे होंगे, वैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले सीरम को हम इंक्यूबेट कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि हमको सीरम में पता है बहुत सारे प्रोटीन्स होंगे, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स होंगे। और उसके बाद जो हमारे एंटीजेंस या एंटीबॉडीज, जैसे मैंने कहा, जैसा कि आपका मतलब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाह रहे हो, वैसे ही आप एंटीजन या एंटीबॉडी को क्या करोगे, कैप्चर करोगे और फिर सॉलिड सरफेस पे कोट कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, उसके थोड़े टाइम बाद आप एक बार वॉश कर दोगे। वॉश करने से क्या होगा, जो कोट हो गए सिर्फ वो वहां पे रह जाएंगे, बाकी सब निकल जाएंगे। फिर अगर आपने एंटीजन लिंक किया है तो आप वहां पे एंटीबॉडी डालोगे, अगर आपने एंटीबॉडी लिंक की है तो आप वहां पे एंटीजन डालोगे। ठीक है, और फिर आप वॉश कर दोगे। तो जो एंटीबॉडी एंटीजन स्पेसिफिक होगा एक दूसरे के लिए, वो एक दूसरे से बाइंड कर जाएगा। ठीक है, वो एक दूसरे से बाइंड कर जाएगा। तो अगर आपने एंटीबॉडी डाली है एंटीजन के लिए, तो इसके एफसी पोर्शन पे तो आपको देखने को मिलेगा अपना एंजाइम, इसके एफसी पोर्शन पे आपको अपना जो एंजाइम है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने एंटीबॉडी पे एंटीजन ऐड करवाया है, फिर आपको स्पेसिफिकली इस एंटीजन के लिए एक और सेकेंडरी एंटीबॉडी डालनी पड़ेगी, जिसके एफसी पोर्शन पे आपको एंजाइम देखने को मिलेगा। और फिर हमें क्रोमोजेनिक जो सबस्ट्रेट है वो हम यूज करेंगे और हमें कलर्ड प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। उस कलर्ड प्रोडक्ट की जितनी इंटेंसिटी होगी, हम उससे अमाउंट का डिटेक्शन कर सकते हैं। ओके, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी इसका मतलब उतना ज्यादा अमाउंट है, जितनी कम इंटेंसिटी होगी उतना कम अमाउंट है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक दूसरे के। हम इसकी कलर्ड की इंटेंसिटी से ये पता कर लेंगे कि कितना ज्यादा अमाउंट हमारे एंटीजन का या एंटीबॉडी का हमारे सीरम में था, जिसको हम मेजर करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, तो इसको हम एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट या हम ये कह लें जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी वाला चीज है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम टाइप्स ऑफ एलाइजा की बात करें तो हमको मेजरली यहाँ पे 3 टाइप्स देखने को मिल रहे हैं अपने सामने एलाइजा के। कौन कौन से हैं वो? इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा और कॉम्पिटिटिव एलाइजा। ठीक है, इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा एंड कॉम्पिटिटिव एलाइजा। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि आपको एक फिगर दे दिया जाता है, आपको बताना होता है कि कौन से एलाइजा है, इनडायरेक्ट है, सैंडविच है कि कॉम्पिटिटिव है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से एलाइजा से क्या अपना रिजल्ट निकालने वाले हैं। ठीक है, तब आपको ये पहचानने में या जानने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो इनडायरेक्ट एलाइजा की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट एलाइजा में हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर रहे हैं और क्वांटिटेटिवली डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इनडायरेक्ट एलाइजा में हम एंटीबॉडी को, एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर रहे हैं और क्वांटिटेटिवली उसको डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, आपको एंटीबॉडी की प्रेजेंस जाननी है, किसमें? सीरम में। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपनी प्लेट पे एंटीजन लिंक करना होगा। ठीक है, आपको अपनी प्लेट पे एंटीजन लिंक करना होगा। अपने प्लेट पे एंटीजन लिंक कर दिया, फिर आपने ये एंटीबॉडी पुट करी और ये एंटीजन से जाके बाइंड कर जाएगी। तो जब ये एंटीजन से जाके बाइंड कर जाएगी, अभी हम इसको कहेंगे क्या? ठीक है, अभी ये जाके बाइंड कर जाएगी, अभी हम इसको कहेंगे प्राइमरी एंटीबॉडी। प्राइमरी एंटीबॉडी। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, आप एक बात ध्यान दो कि एंटीजन तो आपने लिंक कर दिया था, लेकिन ये एंटीबॉडी आप लाए हो सीरम से, और आपको ये भी नहीं पता है कि ये सीरम में एंटीबॉडी है भी या नहीं। ये तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, पता करने के लिए होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो आप ये एंटीबॉडी लेके आए हो। अब अगर ये एंटीबॉडी होगी तो ये बाइंड कर जाएगी एंटीजन से, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसके एफसी पोर्शन पे तो एंजाइम होगा नहीं। वो तब होता है जब आप अपनी तरफ से कॉन्जुगेट करते हो। तो इस प्राइमरी एंटीबॉडी की जब बाइंडिंग हो जाएगी एंटीजन के साथ, तो एक बार हम वॉशिंग कर देंगे। तो इसका मतलब जो बाइंडेड है सिर्फ वही रहेगा और बाकी सब निकल जाएंगी एंटीबॉडी। उसके बाद हम एक सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज करेंगे। सेकेंडरी एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी होती है प्राइमरी एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन से। ठीक है, तो अगर प्राइमरी एंटीबॉडी वहां पे लिंक्ड होगी तो प्राइमरी एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन से सेकेंडरी एंटीबॉडी लिंक हो जाएगी, और अगर सेकेंडरी एंटीबॉडी लिंक हो गई तो हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन पे एक एंजाइम लिंक करके रखा हुआ है।
कौन सा करा है वो आपको पता ही है कि उन तीन में से हम कोई भी एंजाइम लिंक कर सकते हैं। फिर हम उसमें सबस्ट्रेट यूज करेंगे और हमें कलर्ड प्रोडक्ट मिलेगा, और उस कलर्ड की इंटेंसिटी से हम ये पता लगा लेंगे कि कितनी ज्यादा एंटीबॉडी हमारे सीरम में थी। ठीक है, इसको अगर आप देखने की कोशिश करो तो क्या है, सबसे पहले आपने एंटीजन कोट कर दिया वॉल पे, उसके बाद आपने वॉशिंग करी और फिर आपने स्पेसिफिकली क्या करा, एंटीबॉडी ली, या हम ये कह लें सीरम लिया। अब हमें नहीं पता था कि उस सीरम में एंटीबॉडी है या नहीं, अगर नहीं होती तो यहाँ पे ये बाइंड ही नहीं करती। ठीक है इसलिए बाइंड कर गई। उसके बाद हमने फिर से वॉशिंग करी और फिर हमने सेकेंडरी कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडीज यूज करी। कॉन्जुगेटेड मतलब जिनके जो हमारा एफसी पोर्शन था उस पे एंजाइम लिंक था, तो वो बाइंड कर गए और फिर उसके बाद हमने वॉश किया और फिर से इन्हें हमने प्रोवाइड किया क्या, सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट प्रोवाइड किया तो एंजाइम ने अपना काम करके कलर्ड प्रोडक्ट बना दिया। ये देखिए, ये है एंटीजन जो आपने सबसे पहले लिंक किया हुआ था, ये है ग्रीन कलर की प्राइमरी एंटीबॉडी जो कि इस एंटीजन से आके बाइंड हुई है, और उसके बाद ये आपको देखने को मिल रही है सेकेंडरी एंटीबॉडी जो कि एफसी पोर्शन से बाइंड है किसके, प्राइमरी एंटीबॉडी के, और इस सेकेंडरी एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन पे आपको एंजाइम लिंक मिल रहा है जो कि सबस्ट्रेट को कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरीके के एलाइजा को हम कहते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा। ठीक है, इस तरीके के एलाइजा को हम कहते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा। तो यहां से आपको पता चल गया। ओके, बात करते हैं हम लोग सेकेंड टाइप के एलाइजा की। तो हमारे पास सेकेंड टाइप है सैंडविच एलाइजा। ओके, सैंडविच एलाइजा का जैसा नाम है वैसा ही हमको इसमें देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखते हो सैंडविच बनाते पे आप क्या करते हो, आपने एक ऊपर ब्रेड का पीस लगाया, नीचे ब्रेड का पीस लगाया और बीच में आपको जो भी खाने के लिए लगाना है वो आप लगाते हो। कहने का मतलब ये है कि सैंडविच में जो आपके बीच का पोर्शन है उसके ऊपर और नीचे आप सेम चीज इस्तेमाल करते हो। ठीक है, सेम चीज यूज कर रहे हो, ऊपर ब्रेड यूज करो, नीचे ब्रेड यूज करो, बीच में आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने जो इनडायरेक्ट एलाइजा थी वो सीरम में एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए और क्वांटिफाई करने के लिए यूज करी थी। सैंडविच एलाइजा को हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए और एंटीजन की जो क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए, उसको क्वांटिफाई करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप सबसे पहले अपनी जो प्लेट है उस प्लेट पे आप लिंक करके रख रहे हो एंटीबॉडी जो कि स्पेसिफिकली, या हम ये कह लें जो कि एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक है। उसके बाद आपने अपना सीरम तैयार किया और सीरम आपने फिर इसके ऊपर पुट किया। तो सीरम जब इसके ऊपर आएगा तो अगर उस सीरम में एंटीजन होंगे इस एंटीबॉडी के स्पेसिफिक तो वो इससे बाइंड कर जाएंगे और बाकी का आप वॉश आउट कर दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर से आप सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज करोगे और इस बार इन सेकेंडरी एंटीबॉडीज की जो स्पेसिफिसिटी होगी, जो एंटीजन बाइंडिंग होगी, वो क्या होगी, वो इस जगह बाइंड करेंगे एंटीजन पे, ऐसे। ठीक है, तो एक तरीके का सैंडविच बना लेंगे। ठीक है, एक तरीके का सैंडविच बना लेंगे और इन सेकेंडरी एंटीबॉडीज के एफसी पोर्शन से लिंक्ड होगा आपका एंजाइम। उस एफसी पोर्शन से लिंक्ड एंजाइम के लिए आप सबस्ट्रेट दोगे और फिर वो एंजाइम उस सबस्ट्रेट को कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर प्रोडक्ट कलर्ड बन रहा है, क्योंकि बाकी तो वॉश आउट कर दोगे, तो पॉसिबिलिटीज क्या है, अगर एंटीजन ना होता तो यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड ना करती। अगर सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड ना करती तो आपको कलर मिलता ही नहीं, क्योंकि सब वॉश आउट हो जाते। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे एंटीजन कम होगा तो आपको कम कलर मिलेगा, अगर एंटीजन ज्यादा होगा तो ज्यादा एंटीजन बाइंड करेगा एंटीबॉडी से, ज्यादा सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड करेंगे एंटीजन से और ज्यादा से ज्यादा आपको जो क्रोमोजेनिक प्रोडक्ट है वो देखने को मिलेगा। ओके, तो कुछ इस तरीके का हमको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपने एंटीबॉडी कैप्चर कर ली, उस पर एंटीजन ऐड करवाया और फिर आपने जो डिटेक्शन के लिए सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज करी बायोटिन लेबल्ड, उसको आपने यूज किया और वो इस एंटीजन से ऐसे बाइंड कर जाएगी, है ना। फिर आप यूज करोगे एंजाइम जो उसके एफसी पोर्शन से लिंक्ड है और कलर्ड प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा जब आप उसका सबस्ट्रेट दोगे। और इस कलर्ड प्रोडक्ट का जितनी भी इंटेंसिटी होगी, जितनी भी कलर की इंटेंसिटी होगी, आप उससे पता लगा लोगे कि इतना ज्यादा अमाउंट हमको देखने को मिल रहा है अपने एंटीजन का सीरम में। ठीक है, आपको समझ पा रहे हो, अगर बिल्कुल एंटीजन नहीं होता तो बिल्कुल भी कलर प्रोडक्ट नहीं मिलता, कम होता तो कम मिलता, ज्यादा है तो ज्यादा मिल रहा है। ओके, कुछ इस तरीके से। थर्ड टाइप है मेरे पास कॉम्पिटिटिव एलाइजा। जैसे हम लोग कॉम्पिटिटिव एमिशन पढ़ते हैं ना,
अपने एंजाइम इनहिबिशन के टाइम पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ते हैं। तो कॉम्पिटिशन क्या होता है कि एक एंजाइम होता है, उसके लिए अगर सेम दो सबस्ट्रेट हो, यानी कि दोनों ही उसकी एक्टिव साइट पे बाइंड कर सकते हो और दोनों ही सबस्ट्रेट का काम कर सकते हो, बस एक इनहिबिटर की तरह काम करे और एक नॉर्मल सबस्ट्रेट की तरह काम करे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज करते हैं। इसमें हम ऐसा क्या कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एलाइजा में, इसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एंटीजन लेते हैं और इस एंटीजन से स्पेसिफिक एंटीबॉडी लेते हैं, ठीक। अब हमें नहीं पता कि हमने जो सीरम लिया है उस सीरम में कितने एंटीजन है या कितना ज्यादा एंटीजन उसमें प्रेजेंट है भी या नहीं, ठीक है। तो इस सीरम को, जो एंटीजन कंटेनिंग सीरम है, इसको हम इंक्यूबेट कराते हैं एंटीबॉडी के साथ, ठीक है। इस सीरम को हम इंक्यूबेट कराते हैं एंटीबॉडी के साथ। तो अब जब हम इसको एंटीबॉडी के साथ इंक्यूबेट कराते हैं तो इस एंटीबॉडी के जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है उस पे एंटीजन बाइंड कर जाता है। अब आपको एक इम्यूनोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पता होगा कि IgG एंटीबॉडी जो है उसके पास दो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं, लेकिन वो नॉर्मली एक ही एंटीजन से बाइंड करती है, मतलब एक ही साइट पे। लेकिन अगर इस एंटीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है तो IgG अपने दोनों एंटीजन बाइंडिंग साइट पे एंटीजन के साथ बाइंड हो जाती है, बजाय एंटीजन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे एंटीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी तो ये एंटीबॉडी दोनों ही अपने एंटीजन बाइंडिंग साइट पे इस एंटीजन से बाइंड कर जाएगी। तो हमने इंक्यूबेट करा लिया इसको अलग, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने अपने एलाइजा की अपना जो काम था वो शुरू किया। क्या किया, हमने एक प्लेट पे एंटीजन लिंक कर दिया। ये कौन सा एंटीजन है, ये वही एंटीजन है जो इस एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफिक, या ये एंटीबॉडी जिस एंटीजन के लिए स्पेसिफिक है। फिर हम क्या करते हैं, इस इंक्यूबेटेड एंटीबॉडी को जिसमें पहले से एंटीजन लिंक है उसे हम भेजते हैं अपने इन वेल्स में, ठीक है। अब होगा क्या, अगर एंटीजन की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा है कि उसने एंटीबॉडी के दोनों ही आर्म्स को बिजी करके रखा हुआ है, ठीक है, या हम ये कह लें कि अगर एंटीजन वहां प्रेजेंट था और एंटीबॉडी से बाइंड है तो वो एंटीबॉडी फ्री होगी ही नहीं इन एंटीजन से बाइंड करने के लिए। और अगर वो एंटीबॉडी फ्री नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पे आएगी तो वेल में, लेकिन जब आप वॉश करोगे तो वो सारी की सारी एंटीबॉडी जो कि पहले से ही एंटीजन से लिंक थी वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अगर एंटीजन की कंसंट्रेशन कम है या अगर एंटीजन वहां पे नहीं था तब ये जो एंटीबॉडी आपने इंक्यूबेट करी थी ये यहाँ पे बाइंड कर जाएगी। जब यहाँ पे ये बाइंड कर जाएगी तो आप इसके लिए सेकेंडरी एंटीबॉडी भेजोगे जो कि इसके एफसी पोर्शन के लिए क्या होंगे, स्पेसिफिक होंगे, और उससे एंजाइम लिंक्ड होगा जो कि आपको कलर्ड प्रोडक्ट देगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से सबसे पहले आपने इंक्यूबेट किया एंटीजन के साथ, यहाँ पे आपने एंटीबॉडीज को भेजा, तो अभी क्या था, एंटीबॉडी इसके दोनों आर्म्स पे बाइंड कर गई लेकिन ये दोनों आर्म्स फ्री हैं, तो ये एंटीबॉडी यहाँ पे लिंक कर गई और ये एंटीबॉडी वॉश हो गई। फिर जो एंटीबॉडी यहाँ पे लिंक कर गई उसके लिए हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज करी और फिर हमने अपना जो एंजाइम था वो यूज किया और कलर प्रोडक्ट हमें मिल गया। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर यहाँ पे एंटीजन बहुत ज्यादा होता पहले से सीरम में तो हमारी एंटीबॉडी के दोनों ही आर्म्स पहले से ही बिजी होते, हमको यहाँ पे कोई भी कलर देखने को मिलता ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एंटीबॉडीज को क्या कर रहे हैं, कंपीट करने दे रहे हैं एंटीजेंस के लिए, ठीक है। तो अगर ऐसा हमको देखने मिलता है या अगर इस तरीके का हम प्रोसीजर यूज करते हैं तो इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एलाइजा, कॉम्पिटिटिव एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ओके। तो ये चीज हमारे सामने निकल के आई है, ये डिफरेंट टाइप के एलाइजा हमारे सामने निकल के आए जो हमने देखे और इनको हम अलग अलग तरीके से यूज करने की कोशिश कर रहे थे, ओके। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रेडियो इम्यूनो एसे, जो कि थोड़ा सा अलग है, अपने आप में कुछ खास बात है रेडियो इम्यूनो एसे की, है ना। रेडियो इम्यूनो एसे जो है एक बहुत ही सेंसिटिव टेक्निक है, बहुत ही सेंसिटिव टेक्निक है, वेरी हाई सेंसिटिविटी रखता है ये, और काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं जो हमारी कॉम्पिटिटिव एलाइजा है उससे मिलता जुलता है। मगर आप कॉम्पिटिटिव एलाइजा को आप लेके और रेडियो इम्यूनो एसे को आप कंपेयर करना चाहो तो काफ़ी कुछ दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है, रेडियो इम्यूनो एसे और कॉम्पिटिटिव एलाइजा। अब है क्या, ये प्रेजेंस जानने की कोशिश करता है, या हम ये कह रहे हैं रेडियो इम्यूनो एसे को हम यूज करते हैं इन विट्रो उसमें, यानी कि ग्लास में, ये पता करने के लिए कि जो एंटीजन है
एंटीजन है वो कितना है क्वांटिटी में। ठीक है, एंटीजन की क्वांटिटी डिटरमाइन करने के लिए, उसकी प्रेजेंस डिटरमाइन करने के लिए हम ये रेडियो अमीनो एसिड को यूज करते हैं। ये बहुत ही हाईली सेंसिटिव होता है। ऐसा हम इसमें क्या करते हैं, ठीक है, ऐसी इसमें क्या चीज होती है और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात क्या है कि ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, इतना ज़्यादा स्पेसिफिक मेथड है कि इसमें हमें अगर एनालाइज करना है मतलब किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन, तो हम अप टू पिकोमोलर कंसंट्रेशन तक भी उसकी सब्सटेंस की प्रेजेंस की कंसंट्रेशन को हम नाप सकते हैं। मतलब अगर कोई सब्सटेंस जो कि बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि पिकोमोलर कंसंट्रेशन में, तब भी हम उसको मेजर कर सकते हैं कि हाँ ये सब्सटेंस इतना कम है या इतनी इसकी कंसंट्रेशन है। इतना ज़्यादा स्पेसिफिक मेथड होता है हमारे पास जो रेडियो अमीनो एसिड है वो, है ना। और ये डेवलप किया था ऐसे बर्सन एंड रोजलिन येलो ने, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1977 में इसके लिए, और ये 1960 में इन लोग ने डेवलप किया था। ओके, और सबसे पहले जब डेवलप किया गया था तो डिटरमाइन करने के लिए डेवलप किया था हार्मोन लेवल को। ठीक है, प्रेजेंस जो है हार्मोन लेवल की ब्लड में इन विट्रो मतलब इन विट्रो उसको डिटेक्ट करने के लिए पता किया गया था कि ब्लड में हार्मोन जो लेवल है उसकी प्रेजेंस कितनी है, हाँ, और किस तरीके से वो वहाँ पे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है अलग अलग हार्मोन्स। इसके लिए इसको सबसे पहले यूज किया गया था। तो अगर हम प्रिंसिपल की बात करें यहाँ पे, तो प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मज़ेदार प्रिंसिपल है। ओके, क्या हमको ऐसा प्रिंसिपल भी देखने को मिल रहा है या क्या चीज़ हमको ऐसी में देखने को मिल रही है जो हम कह रहे हैं कि हाँ ये कॉम्पिटिटिव एलाइजा से मिलती जुलती है ना। तो ऐसा क्या है यहाँ पे? सबसे पहले क्या किया जाता है, अगर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, सबसे पहले एक टारगेट एंटीजन जो है वो लेबल किया जाता है रेडियो एक्टिवली। ठीक है, टारगेट एंटीजन रेडियो एक्टिवली लिंक किया जाता है अपनी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज के साथ। ठीक है, अब स्पेसिफिक एंटीबॉडीज के साथ लिंक करने का क्या सीन है कि हमको पता होता है कि हाँ इतना लिमिटेड अमाउंट हमने रेडियो एक्टिवली लेबल किया है अपनी एंटीबॉडी के साथ, ये चीज़ हमको पता थी। ठीक है, तो इसको हमको कई सारी चीज़ें इसमें पहले से पता होनी चाहिए जिसको हम आगे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम सैंपल लाते हैं। अब ये वो सैंपल है जिसमें हमें नहीं पता कि कितने ज़्यादा एंटीजन्स हैं कितने ज़्यादा एंटीजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड सीरम। ठीक है, अब इसको हम लाए और इससे हम इनिशिएट करवाते हैं एक कॉम्पिटिटिव रिएक्शन, किसके बीच में? लेबल्ड एंटीजन्स के बीच में, जो कि हम प्रिपेयर कर चुके हैं पहले से। ये लेबल्ड एंटीजन जो हमने टारगेट एंटीजन एंटीबॉडी से लिंक करे हुए हैं, और अनलेबल्ड एंटीजन्स के बीच में जो कि हमारे सीरम सैंपल में है इन्हीं स्पेसिफिक एंटीबॉडीज से। ठीक, वही स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हैं, वहां पे लेबल्ड एंटीजन्स पहले से लगे हुए हैं और अनलेबल्ड एंटीजन्स कहाँ हैं? वो ब्लड सीरम में थे। ठीक है, ब्लड सीरम में थे। अब होगा क्या? अब दोनों में होगा कंपटीशन। ठीक है, अब दोनों में होगा कंपटीशन। किस तरीके का कंपटीशन होगा? जो लेबल्ड एंटीजन्स हैं उनको वहां से रिप्लेस करके अनलेबल्ड एंटीजन वहां पे बाइंड होने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा सिर्फ कब हो पाएगा? ऐसा सिर्फ तब हो पाएगा जब अनलेबल्ड एंटीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा हो। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप ऐसे होने दो, आप ये अपना रिएक्शन परफॉर्म होने दो और उसके बाद वॉश आउट कर दो सब कुछ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? अगर आपका ये जो मतलब रिप्लेसमेंट है, ठीक है, इसका यहाँ से जो आपको मेन चीज देखने मिलेगी कि जो कंपटीशन आपका हुआ है एंटीबॉडीज के साथ, वो एंटीबॉडीज को फोर्स करेंगे कि आप लेबल्ड एंटीजेंस को क्या करो? रिलीज कर दो और अनलेबल्ड एंटीजन के साथ बाइंड कर जाओ। और ये जो अमाउंट होगा ना, जो रिप्लेस अमाउंट है, ये प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेशियो के लेबल्ड टू अनलेबल्ड एंटीजन के। लेबल्ड टू अनलेबल्ड एंटीजन के कैसे? लेबल्ड एंटीजन या अगर कम होंगे, या हम कह लें अनलेबल्ड एंटीजन अगर बहुत ज्यादा होंगे तो उतने ज्यादा लेबल्ड एंटीजन को वहां से हटा देंगे। मतलब अगर एंटीबॉडीज पहले से एंटीजन से बाइंड है जो कि लेबल्ड है, लेकिन हमने अनलेबल्ड एंटीजेंस बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में डाल दिए, मतलब सीरम में अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में है तो ये यहाँ से मूव हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। और अगर ये रिप्लेस हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है जितना ज्यादा रिप्लेस होंगे उतने ज्यादा अनलेबल्ड एंटीजन हमको देखने मिलेंगे। इसका मतलब जो सैंपल आप लेके आए हो, जो सीरम आप लेके आए हो, उसमें आपको बहुत ज्यादा एंटीजेंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक
ठीक, अगर ऐसा नहीं होता तो ये रिप्लेस नहीं होते, और अगर रिप्लेस नहीं होते तो इसमें हमको इसका मतलब ढेर सारे अनलेबल्ड एंटीजन देखने को नहीं मिल रहे थे। तो ये चीज को देखते हुए हम एक बाइंडिंग कर्व यहाँ पे बनाते हैं कि किस तरीके से अनलेबल्ड एंटीजन जो है हमारे वो बाइंड हो रहे हैं और लेबल्ड एंटीजन जो है वो वहां से निकलते चला रहे हैं। हम ये कह लें कि लेबल्ड एंटीजन जैसे जैसे हटेंगे तो जो रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है, जो रेडियो एक्टिविटी वो कम होती चली जाएगी। तो उस कम होती हुई रेडियो एक्टिविटी का हम एक ग्राफ बनाएंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो कंसंट्रेशन है लेबल्ड एंटीजेंस की है, जो कंसंट्रेशन है रेडियो लेबल्ड एंटीजेंस की जो वहां पे प्रेजेंट थी वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और हमारे अनलेबल्ड एंटीजेंस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और इससे हमें पता चल जाएगा कि लेबल्ड एंटीजेंस जो है वो कितने कम है या अनलेबल्ड एंटीजेंस जो है वो कितने ज्यादा है। इस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं अपने रेडियो इम्यूनो एसे को। अगर हम देखें रेडियो इम्यूनो एसे के जो हमारे पास फायदे हैं या यूजेस हैं जो हम सबसे ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, तो यही है कि हम बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में डिटरमाइन कर सकते हैं अपने जो एंटीजन है उसको। हम क्वांटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं ड्रग्स के, हीमोग्लोबिन के, हमारे अदर वायरल एंटीजन जो है उसके लिए नैनोमोलर पिकोमोलर कंसंट्रेशन तक बायोलॉजिकल फूड में हम हार्मोन्स के कंसंट्रेशन को पता कर सकते हैं। अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो कॉस्ट जो है इक्विपमेंट की और रिएजेंट की वो ज़्यादा रहती है यहाँ पे। शॉर्ट हमारी शेल्फ लाइफ रहती है रेडियो लेबल्ड कंपाउंड्स की, ओके, तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। और उसके बाद जो डिस्पोजल है रेडियो एक्टिव वेस्ट का वो भी मुश्किल होता है, तो ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम आ जाती है रिया के केस में। यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा रिया से क्वेश्चन देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन एलाइजा से जरूर आपको देखने मिलेंगे, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको दोनों टेक्निक समझ में आई हो, दोनों टेक्निक आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलूंगा मैं आपको टेलीग्राम के डिस्कशन चैनल पे, आप कभी भी वहाँ पे कोई भी डाउट पूछ सकते हो, वहाँ डाउट आपका जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाएगा। ओके, तो गिवन डिटेल्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।